स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स यूनिट से हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आज का हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा केमिकल काइनेटिक्स से, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है कहता है स्थिर आयतन पर कांस्टेंट वॉल्यूम पर SO2Cl2 के प्रथम कोटि यानी फर्स्ट ऑर्डर के ताप अपघटन थर्मल डिकम्पोजिशन या थर्मोलाइसिस पर निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। यानी SO2Cl2 जो है इसका टूटना, ये दिया हुआ आपको देखो गैस दी हुई है, जो बना है वो भी गैस है, यानी ये अभिक्रिया एक गैसीय अभिक्रिया है, गैसियस रिएक्शन है। तो SOCl2 गैसियस, इसको जब अपने गर्म कर रहे हैं तो ये SO2 गैस प्लस Cl2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है। आपको कैलकुलेट क्या करना है, अभिक्रिया वेग यानी रेट ऑफ रिएक्शन आपको कैलकुलेट करना है जब कुल दाब यानी टोटल प्रेशर 0.65 एटमॉस्फेयर हो। टोटल प्रेशर आपको दिया हुआ है P टोटल 0.65 एटमॉस्फेयर। इस पर आपको रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या कहता है, रेट कैसे निकालोगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में? रेट जो होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के, और फर्स्ट ऑर्डर है तो पावर 1 रहती है ना। अब ये गैसियस रिएक्शन है, तो जो रिएक्शन सॉल्यूशन में होती है उसमें तो हम कंसंट्रेशन लेते हैं, और जो गैसियस रिएक्शन होती है उसमें हम क्या लेते हैं, कंसंट्रेशन के बजाय क्या लेते हैं? गैसियस रिएक्शन में, गैसीय अभिक्रिया में क्या लिया जाता है? प्रेशर लिया जाता है ना, प्रेशर। तो जहाँ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लेते हैं वहाँ अब हम रिएक्टेंट का प्रेशर लेंगे और पावर 1 लगाएंगे। ये गैसियस रिएक्शन के लिए होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ SO2Cl2 पावर 1। और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ हम लोग कांस्टेंट K लगाएंगे, कांस्टेंट K। तो ये आपको रेट फाइंड करना है, यानी आपको एक तो K की वैल्यू चाहिए, और एक आपको SO2Cl2 का प्रेशर चाहिए। जब टोटल प्रेशर 0.65 एटमॉस्फेयर है तो उसमें से, इस टोटल प्रेशर में से आपको SO2Cl2 का प्रेशर फाइंड करना है। टोटल प्रेशर 0.65 है तो SO2Cl2 का प्रेशर कितना होगा ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे देखो, शॉर्ट में भी बता दूंगा मैं, बिल्कुल आपको डिटेल भी बता देता हूं। पहले एक्सपेरिमेंट देखें, जो डाटा आपको दिए हैं वो देखें। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, टाइम कितना दिया है, सेकंड में दिया टाइम कितना दिया फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में? 0 सेकंड। 0 सेकंड का मतलब इनिशियल टाइम दिया आपको, सही है। 0 सेकंड मतलब अभी रिएक्शन स्टार्ट हुई है क्या? नहीं हुई। इस पर आपको टोटल प्रेशर दिया गया 0.5। 0 टाइम पर टोटल प्रेशर 0.5 दिया है। तो 0 टाइम पर क्या प्रोडक्ट होते हैं क्या आपके पास? 0 टाइम पर प्रोडक्ट होते हैं क्या? नहीं होते। यानी ये सारा के सारा प्रेशर जो है, ये सारा के सारा प्रेशर रिएक्टेंट का ही है 0 टाइम पर। क्लियर? 0 टाइम पर जो प्रेशर दिया हुआ है ये रिएक्टेंट का ही है, क्योंकि 0 टाइम पर प्रोडक्ट नहीं होते हमारे पास। तो अब हम रिएक्शन देखें, अब यहीं से हम सारे आइडिया लगाएंगे। देखना, SO2Cl2 इक्वल टू SO2 प्लस Cl2, ये गैस, ये रिएक्शन है। पहली कंडीशन दी हुई है T इक्वल टू 0, ये 0.5, क्योंकि 0 टाइम पर जो प्रेशर है वो रिएक्टेंट का ही प्रेशर होगा। प्रोडक्ट 0 टाइम पर 0 होता है। क्लियर? समझ आ गई बात है ना? जो 0.5 है वो रिएक्टेंट का ही प्रेशर है, तो रिएक्टेंट का प्रेशर मैंने 0.5 लिख दिया। प्रोडक्ट नहीं होता। एट टी टाइम पर हमने क्या माना था कि इसका एक्स पार्ट टूट गया, तो कितना रहेगा रिमेनिंग? ये 0.5 माइनस एक्स, और वो एक्स कहां गया वो एक्स?
प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है ना। तो प्रोडक्ट कितना बन गया, प्रोडक्ट कितना बन जाएगा, एक्स एक्स। क्लियर, प्रोडक्ट बन गया एक्स एक्स, है ना। अब टी टाइम पर टोटल प्रेशर बताओ मेरे को कितना दिया है, टी टाइम पर टोटल प्रेशर बताओ कितना है, टी टाइम पर टोटल प्रेशर, पी टोटल इक्वल टू, पी टोटल इक्वल टू कितना आएगा बताओ, 0.6 आ जाएगा। नहीं, इससे टी टाइम पर टोटल प्रेशर यहां से निकालो ना पहले, रिएक्टेंट का प्रेशर प्लस प्रोडक्ट का प्रेशर, तो क्या लिखोगे बताओ, पी टोटल इक्वल टू 0.5 माइनस एक्स, ये तो हो गया रिएक्टेंट का प्रेशर, है ना, प्लस SO2 का प्रेशर एक्स प्लस Cl2 का प्रेशर एक्स, एक्स से एक्स कट जाएगा तो क्या बचेगा, पी टोटल, पी टोटल अब आपके पास 0.6 है, देखो 0.6, तो 0.6 है ना, 0.6 इक्वल टू 0.5 प्लस एक्स, देन एक्स इक्वल टू कितना होगा, एक्स इक्वल टू 0.6 माइनस 0.5, देन एक्स इक्वल टू 0.1। सही है, x बराबर 0.1 एटमोस्फियर आ गया आपके पास, x की वैल्यू आ गई। तो अब आपको यह पता लग जाएगा जब टोटल प्रेशर, अब देखो जब टोटल प्रेशर 0.6 है, टोटल प्रेशर 0.6 है, जिसमें से x जो है 0.1 है, यानी x आगे आपने सोल्व कर लिया 0.1, तो रिमेनिंग रिएक्टेंट कितने रहेंगे बताओ, जब x 0.1 है तो रिमेनिंग कितना रहेगा, रिमेनिंग 0.4 है ना, क्योंकि 0.5 माइनस एक्स है तो x आपके पास 0.1 आया है, तो रिमेनिंग रिएक्टेंट रहे 0.4, रिमेनिंग रिएक्टेंट 0.4 रह गए, ये रिमेनिंग रह गए रिएक्टेंट। और अब आपका फर्स्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप लोग के सोल्व कर सकते हैं, के चाहिए आपको, के का फार्मूला क्या होता है, के इक्वल टू 2.303 बाय टी लोग इनिशियल प्रेशर अपॉन रिमेनिंग प्रेशर। सही है, कंसंट्रेशन का टाइम रिमेनिंग कंसंट्रेशन रहती है, प्रेशर का टाइम रिमेनिंग प्रेशर रहेगा। क्लियर, इनिशियल प्रेशर कितना है बताओ, इनिशियल प्रेशर रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर बोलो कितना है, पी आई तो है, कितना दिया है 0.5 है ना, 0.5। टाइम देख लो कितना हो गया, यहां टाइम देखो टेबल में कितना दिया टाइम, टी इक्वल टू कितना दिया टेबल में देखो 100, टी को 100 रखोगे, टी को 100, लोग इनिशियल प्रेशर 0.5 है और रिमेनिंग प्रेशर 0.4 है। क्लियर, के सोल्व हो जाएगा, इससे कर दोगे के सोल्व, 2.303 बाय 100 log 5 माइनस log 4, log 5 माइनस log 4, log 5 की वैल्यू कितनी होती है, log 5 की वैल्यू 0.6990, यानी ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.7, माइनस log 4 की वैल्यू 6020, यानी ऑलमोस्ट 0.6, तो 0.7 में से 0.6 लेस करोगे 0.1 रिमेनिंग रहेगा, देन के इक्वल टू 2.303 बाय 100 इंटू 0.1, पॉइंट हटा दोगे तो अपॉन में 1000 हो जाएगा, यानी 2.303 इंटू 10 रेज टू पावर -3। ये के सोल्व हो गया आपका, ये के की वैल्यू आ गई। तो के तो आपने सोल्व कर लिया, 2.303 इंटू 10 रेज टू पावर -3। अब आपको चाहिए SO2Cl2 का प्रेशर, कब, जब क्वेश्चन में दिया आपको जब टोटल प्रेशर 0.65 हो, टोटल प्रेशर 0.65 हो, तब आपने रेट कैलकुलेट करना है। तो के के लिए तो आपको टेबल दी हुई है, के को कैलकुलेट करने के लिए आपको टेबल दी है, और टोटल प्रेशर 0.65 है, तब आपको रेट फाइंड करना है।
यानी आपको के तो आपने सोल्व कर लिया टेबल से, अब आपको चाहिए SO2Cl2 का प्रेशर चाहिए। जब टोटल प्रेशर कितना है, टोटल प्रेशर रेट कब फाइंड करना है, जब टोटल प्रेशर 0.65 है तब आपको रेट फाइंड करना है। तो फार्मूला यही रहेगा आपका पी टोटल का, पी टोटल इक्वल टू 0.5 प्लस एक्स, पी टोटल इक्वल टू 0.5 प्लस एक्स, ये हम प्रूव कर चुके हैं। पी टोटल इक्वल टू 0.5 प्लस एक्स, देन एक्स इक्वल टू पी टोटल माइनस 0.5। अब बताओ आपको रेट फाइंड करना है, तब टोटल प्रेशर कितना दिया, जब रेट फाइंड करना है तब टोटल प्रेशर कितना है, जब रेट फाइंड करना है तब कितने प्रेशर पर करना है रेट फाइंड, रेट जब फाइंड करना है, क्वेश्चन देखें आप, अभिक्रिया वेग की गणना कीजिए जब कुल दाब 0.65 एटमॉस्फेयर है। तो रेट जब आपने निकालना है, यानी वेग जब आपने निकालना है, तब टोटल प्रेशर कितना दिया है, कितना दिया है 0.65 है ना। तो जब टोटल प्रेशर 0.65 होगा तो x की वैल्यू आप लोग सोल्व कर सकते हैं, x इक्वल टू पी टोटल माइनस 0.5, देन x इक्वल टू 0.15, x की वैल्यू 0.15 आ जाएगी। तब जब टोटल प्रेशर 0.65 रखोगे तो x की वैल्यू 0.15 आएगी, सही है। जब x की वैल्यू, अब यहां से देखो, जब x की वैल्यू 0.15 आएगी, x की वैल्यू आपने सोल्व कर ली 0.15, तो जब x की वैल्यू 0.15 आएगी तो बताओ SO2Cl2 का प्रेशर कितना आएगा, SO2Cl2 का प्रेशर ये है 0.5 माइनस एक्स। अब x की वैल्यू आपने सोल्व कर ली 0.15, तो SO2Cl2 का प्रेशर कितना है बताओ, 0.5 माइनस 0.15 कितना आएगा, 0.35। तो ये आप इनटू में 0.35 रख दें, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर है 2.303 इंटू 0.35 इंटू 10⁻⁻3, ये आंसर है आपका। एक बार फिर क्लियर कर देता हूं, देखो आप, उसने जो आपको कंडीशन दी है, उसने आपको रिएक्शन दी SO2Cl2 वाली है ना, SO2Cl2 वाली, SO2Cl2 ये कन्वर्ट हो रहा है SO2 प्लस Cl2 में, ये सारी गैसें हैं, ठीक है। उसने कहा आपने रेट फाइंड करना है, अभिक्रिया वेग की गणना करनी है, ये क्वेश्चन मार्क है आपके पास, जब टोटल प्रेशर 0.65 हो तब आपने रेट फाइंड करना है। तो क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट क्या होता है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट के प्रेशर के, और पावर रहती है 1, है ना, पावर 1 रहती है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो के लगाओगे। तो आपको रेट फाइंड करने के लिए, यानी वेग ज्ञात करने के लिए क्या क्या चाहिए, एक तो के चाहिए और एक SO2Cl2 का दाब चाहिए। कुल दाब 0.65 है, आपको ये पता लगाना है कि 0.65 में से SO2Cl2 का दाब कितना है, 0.65 में से SO2Cl2 का दाब कितना है, समझ आ गई बात। ये आपको कैलकुलेट करना है, SO2Cl2 का दाब 0.65 कुल दाब है, 0.65 में से SO2Cl2 का दाब कितना है ये आपको देखना है, और के ज्ञात करना है। के के लिए उसने आपको टेबल दे दी, टेबल क्या दी उसने, 2 एक्सपेरिमेंट दिए, पहला दूसरा, यहाँ उसने आपको टाइम दिया, ये 0 ये 100 सेकंड, ये 0 सेकंड ये 100 सेकंड, यहाँ उसने कुल दाब दिया, टोटल प्रेशर दिया, टोटल प्रेशर कितना दिया, यहाँ दिया 0.5 एटमॉस्फेयर और यहाँ दिया 0.6 एटमॉस्फेयर, बस ये चीज़ आपको दे दी उसने। अब आपको ये देखना है, जब उसने कहा 0 सेकंड अगला दे रहा है, तो इसका मतलब वो इनिशियल टाइम दे रहा है, इनिशियल टाइम दे रहा है, और इनिशियल टाइम पर हमारे पास प्रोडक्ट होता है क्या, इनिशियल कंडीशन में प्रोडक्ट होते हैं क्या,
नहीं होते, यानी ये सारे के सारे रिएक्टेंट ही हैं। ये रिएक्टेंट है 0.5, रिएक्टेंट का जो इनिशियल प्रेशर है वो 0.5 है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पकड़ आ जाएगा आपको कि रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर जो है वो 0.5 है। अब आप लोग हिसाब लगा सकते हैं अपना कि रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर 0.5 है, स्टार्टिंग में ये 0 होते हैं। अब ये मान लो कि इसका x पार्ट टूट गया, तो ये 0.05 माइनस एक्स हो गया, 0.5 माइनस एक्स हो गया, तो जो टूटा वो प्रोडक्ट बना गया xx। अब आपको टोटल प्रेशर आप यहाँ से सोल्व कर सकते हैं, पी टोटल निकाल सकते हो, SO2Cl2 का प्रेशर प्लस SO2 का प्रेशर प्लस Cl2 का प्रेशर, तो पी टोटल बन जाएगा। पी टोटल सोल्व करो तो क्या बनेगा, 0.5 माइनस एक्स प्लस एक्स, यानी इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर, तो 0.5 माइनस एक्स प्लस एक्स, एक्स एक्स कट गया, पी टोटल इक्वल टू 0.5 प्लस एक्स, पी टोटल इक्वल टू 0.5 प्लस एक्स। अब पी टोटल आपको दिया हुआ है, पी टोटल आपको दिया हुआ है 0.65 जब आपको रेट फाइंड करना है, और पी टोटल आपको दिया हुआ है 0.6, इससे आप के फाइंड कर सकते हो। पी टोटल 0.6 है, तो के कैसे ज्ञात करोगे, के का फार्मूला क्या होता है, के इक्वल टू 2.303 बटे टी, टी 100 दिया हुआ है, लोग पी आई यानी इनिशियल प्रेशर कितना है 0.5 बटे रिमेनिंग प्रेशर। तो जब ये प्रेशर 100 सेकंड पर, टोटल प्रेशर 0.6 है, 100 सेकंड पर देखना है, 100 सेकंड पर टोटल प्रेशर 0.6 है, 0.6, तो x कितना आ जाएगा, सोल्व कर लोगे 100 सेकंड पर, x कितना आ जाएगा बताओ, x इक्वल टू 0.6 माइनस 0.5 कितना आ गया, x इक्वल टू 0.1 आ गया है ना। तो फिर आपको रिमेनिंग प्रेशर भी पता लग जाएगा इसका कितना रह गया, क्योंकि आपको x पता लग गया 0.1 है। तो यानी जब टोटल प्रेशर 0.6 है तो SO2Cl2 का रिमेनिंग प्रेशर कितना है, x की वैल्यू आपको पता लग गई है 0.1 है, तो कितना होगा बताओ, 0.4। तो वो रिमेनिंग प्रेशर आप यहां पुट करेंगे, आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी, वो k की जो वैल्यू आएगी वो यहां पुट हो जाएगी। अब आपको और चाहिए SO2Cl2 का प्रेशर, SO2Cl2 का प्रेशर रेट फाइंड करने के लिए, और रेट आपको फाइंड करना है जब टोटल प्रेशर 0.65 है, टोटल प्रेशर 0.65 है। तो आपके पास फार्मूला है क्या, पी टोटल इक्वल टू 0.5 प्लस एक्स। अब पी टोटल आपको दिया है 0.65 दूसरी कंडीशन में, जब आपको रेट फाइंड करना है, तो पी टोटल 0.65 इक्वल टू 0.5 प्लस एक्स, देन एक्स इक्वल टू 0.65 माइनस 0.5, यानी x इक्वल टू 0.15। तो जब x इक्वल टू 0.15 आएगा तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि उसमें SO2Cl2 कितना होगा, x की वैल्यू 0.15 आ गई, तो आप SO2Cl2 देख सकते हैं कितना आएगा 0.35। तो k यहाँ से सोल्व करें, ये आपके पास SO2Cl2 का प्रेशर 0.35 आ गया, k की वैल्यू पुट करें, ये 0.35 पुट करें, आपका रेट सोल्व हो जाएगा। क्लियर, समझ आ गया है। चलें आगे या वापस रिपीट करूं बात को, हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट में रिपीट करता हूं आपको, देखो आप अपना माइंड लगाते हैं। अब हम एक्स कोई फार्मूला नहीं लेते, हम सीधा सोचते हैं। आपको रिएक्शन क्या दी, SO2Cl2 किस में कन्वर्ट हुआ, SO2 प्लस Cl2 में, यही रिएक्शन दी है। SO2Cl2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, SO2 प्लस Cl2 में। इनिशियल प्रेशर बताओ कितना है, इनिशियल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर बताना कितना दिया है, 0.5, ये कितना है 0.0, सही है। फिर उसने एक बार टोटल प्रेशर दिया, कितना दिया बताओ, पहली कंडीशन में जब टोटल प्रेशर 0.6 है, दिया ना उसने एक बार प्रेशर दिया ना 0.6, टेबल में दिया 0.6 या नहीं दिया,
दिया ना 0.6, तो अब हिसाब किताब लगाओ 0.6 कब बनेगा, 0.6 कब बनेगा, जब ये घटकर 0.4 हो जाए, ये 0.1 घट जाए, ये 0.4 हो जाए, ये 0.1 घट गया, तो ये 0.1 घटा तो ये 0.1 बन गया, ये 0.1 बन गया। तो अब टोटल प्रेशर चेक करके देख लो, इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर हो गया 0.6 या नहीं हुआ, बताओ सारों का जोड़ करोगे तो। चेक करके देख लो, सारों का टोटल करके देख लो 0.6 हो रहा है या नहीं हो रहा, बताओ। तो ये 0.6 देख के ही आपको पता लग जाना चाहिए कि जो SO2Cl2 का प्रेशर है ना इसमें वो 0.4 है, तभी टोटल प्रेशर 0.6 होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। आप SO2Cl2 को घटाकर देखो, कम करके देखो, उतने प्रोडक्ट बनते जाएंगे, तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि 0.6 जब टोटल प्रेशर है ना, 0.6 जब टोटल प्रेशर है तो उसमें SO2Cl2 का प्रेशर 0.4 है। तो अब आपका फार्मूला K का बहुत ईजी हो जाएगा, K इक्वल टू 2.303 टाइम्स हो दिया है, लोग इनिशियल प्रेशर 0.5 है, रिमेनिंग प्रेशर 0.4 है, 0.5 अपॉन 0.4, K सोल्व हो गया। समझ गए, K सोल्व हो गया आपके पास, क्लियर। सेकंड कंडीशन क्या दी, जब टोटल प्रेशर कितना दिया बताओ सेकंड कंडीशन में, टोटल प्रेशर कितना दिया, जब रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है आपने, कितना है टोटल प्रेशर तब 0.65 है। जब टोटल प्रेशर 0.65 है तो जब टोटल प्रेशर 0.65 होगा ना तब क्या होगा, देखो आप, ये 0.35 रह जाएगा, ये 0.15 बन जाएगा, क्योंकि जितना ये घटेगा ना उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, ये 0.15 बन जाएगा, ये 0.35 रह गया, ये 0.15 बन गया, ये भी 0.15 बन गया, SO2 ये 0.35 रह गया, ये 0.15 बन गया, ये भी 0.15 बन गया। अब आप चेक करके देख सकते हो, टोटल प्रेशर निकाल के देखो, SO2Cl2 का प्रेशर प्लस SO2 का प्रेशर प्लस Cl2 का प्रेशर, देखो 0.65 बन रहा है या नहीं बन रहा, बताओ। बन रहा है, तो मतलब SO2Cl2 का जो प्रेशर है वो 0.35 है जब आपने वेग ज्ञात करना है, और वेग का फार्मूला क्या होगा, K इंटू P SO2Cl2। तो SO2Cl2 का प्रेशर तो आपके पास यहाँ से आ गया 0.35, K यहाँ से आ जाएगा, दोनों पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ ना, आप यहाँ से भी अपना माइंड जो है वो यूज कर सकते हैं कि जब टोटल प्रेशर 0.6 है तो कौन कितना कितना होगा, आपको पता लगेगा कि कौन कितना कितना होगा, अपने आप समझ आएगा, थोड़ा सोचोगे तो। क्लियर। ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, वो भी सेम टू सेम इसी तरह से जो है क्वेश्चन एक और दिया हुआ है हमारे को, ये तो इजी है क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं है इतना। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। क्वेश्चन देखो क्या कहता है, अभिक्रिया 2A प्लस बी इक्वल टू A2B, तो रिएक्शन दी हुई है 2A प्लस बी इक्वल टू A2B के लिए वेग आपको दिया हुआ है, वेग की समीकरण दी है, वेग बराबर K A की सांद्रता इंटू B की सांद्रता की स्केयर, रेट इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B स्केयर। मतलब एक ही कोटि कितनी है, एक ही कोटि, एक ही कोटि कितनी है, एक, और B की कोटि 2 है ना। अब आपको क्या कहता है, K का मान दिया हुआ है 0.2 इंटू 10⁻⁻⁻⁶, यानी K की वैल्यू दी हुई है। प्रारंभिक वेग यानी रेट आपको फाइंड करना है, जब A आपको दिया हुआ है 0.1, K आपको दिया हुआ है, A आपको दे दिया और B भी आपको दे दिया 0.2, तो ये 0.2 का स्केयर, तो K दे दिया कितना 2 इंटू, K दे दिया 2 इंटू 10⁻⁶, A दे दिया 0.1, B दे दिया 0.2 और B का स्केयर है ना।
ए दे दिया कितना, ए कितना दिया 0.1, बी कितना दिया 0.2, तो ए की सांद्रता 0.1 दी, बी की सांद्रता 0.2 दी, वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दोगे। ये तो बिल्कुल सिंपल है, 2 × 10⁻6 0.1 इंटू 0.2 इंटू 0.2, क्योंकि 0.2 का स्केयर है, पॉइंट हटेगा, सारे पॉइंट हट जाएंगे तो बट्टे में 1000 आ जाएगा, 1000, और 1000 जब ऊपर जाएगा तो 10⁻³ और ऐड हो जाएगा, तो 2 × 2 = 4 2 = 8 इंटू 10⁻⁻⁹ ये रेट आ गया पहली कंडीशन का। समझ आई बात या नहीं आई? ये तो बिल्कुल सिंपल था, लेकिन जो उसने अगली कंडीशन दी ना वो देखो, उसने कहा अभिक्रिया वेग की गणना कीजिए, यानी रेट आपको निकालना है जब ए की सांद्रता, ए की कंसंट्रेशन घटकर 0.06 मोल पर लीटर रह जाए। ए की कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में कितनी दी है बताओ? स्टार्टिंग में उसने पहले कितनी दी है ए की कंसंट्रेशन? देखो आप 0.1 ये हमने लिखी है, लिखिए ना 0.1। ये तो रेट बड़े आराम से हमने सोल्व कर लिया, इसमें तो कुछ भी नहीं है, इससे तो रेट हमने बड़े आराम से निकाल लिया कि ए की सांद्रता 0.1 रखी, बी की 0.2 रखी, अपना उत्तर आ गया। अब उसने दूसरी कंडीशन में फिर कहा रेट ज्ञात करो जब ए की सांद्रता घटकर 0.06 m रह जाए। ए की सांद्रता घटकर 0.06 m रह जाए। रेट का फार्मूला उसने दिया हुआ है आपको, ये वाला, ये रेट का फार्मूला उसने दिया हुआ है, के आपको दिया हुआ है, ए की सांद्रता आपको दे दी, और आपको क्या चाहिए बताओ रेट ज्ञात करने के लिए? और क्या चाहिए? के दे दिया, ए की सांद्रता दे दी, और क्या चाहिए अपने को? बी की सांद्रता चाहिए, चाहिए ना बी की सांद्रता। क्वेश्चन समझ आ गया उसका? उसने कहा रेट कैलकुलेट करने हैं जब ए की कंसंट्रेशन घटकर कितनी रह जाए? 0.06 रह जाए, 0.06। अब आपको ये आइडिया लगाना है कि जब ए की कंसंट्रेशन घटकर 0.06 रह रही है तो बी की कंसंट्रेशन घटकर कितनी रह जाएगी? बता सकते हो क्या? अपना माइंड लगाओ अपना अपना। जब ए की कंसंट्रेशन घटकर 0.06 रह रही है तो बी की कंसंट्रेशन कितनी रह जाएगी? मेरी बात समझ आ गई? ए की सांद्रता कितनी दी है पहले? 0.1 में से कुछ यूज हुई तो ए की सांद्रता घटकर 0.06 रहेगी। बी की सांद्रता कितनी है? 0.2। तो जब ए की सांद्रता घटकर 0.06 रह रही है, 0.1 थी पहले, अब 0.06 रह गई, तो बी की सांद्रता घटकर कितनी रह जाएगी? बी की कंसंट्रेशन घटकर कितनी रह जाएगी? ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है, ये बताना है आपने। पॉइंट कैसे निकाला? 0.08 कैसे निकाला? आइडिया, आप आइडिया दे, मैं क्लियर करूंगा बिल्कुल। चलो मैं बता देता हूं, 0.08 गलत है, और कोई और जिसने माइंड लगाया आप में से 0.08 नहीं बचेगी। क्वेश्चन बहुत सिंपल है आपके सामने, क्वेश्चन तो समझ आ गया ना मेरा भाई? ए की सांद्रता 0.1 थी, वो घटकर 0.06 रह गई, बी की सांद्रता 0.2 है तो वो घटकर कितनी रह जाएगी? ये क्वेश्चन है मेरा। चलो रिएक्शन देखो, रिएक्शन देखो वापिस, क्या रिएक्शन है आपके पास? कितनी रह जाएगी? रिएक्शन देखो, चलो रिएक्शन बताओ, क्या लिखी है रिएक्शन? बताओ, रिएक्शन पढ़ो, क्या लिखी है रिएक्शन? रिएक्शन तो पढ़ सकते हो जो लिखी है, क्या लिखा है रिएक्शन? क्या लिखी है बताओ? 2a + b = a to b। क्या समझ रहे हो इस रिएक्शन से? ए के कितने मोल यूज हो रहे हैं?
ए के कितने मोल यूज हो रहे हैं बताओ? 2 मोल यूज हो रहे हैं ए के, है ना। ए के 2 मोल यूज हो रहे हैं। बी के कितने मोल यूज हो रहे हैं? बी के 1 मोल। ए के जब 2 मोल यूज होते हैं तो बी का 1 मोल यूज होता है। समझ गए बात? ये तो आपको रिएक्शन से दिख रहा है, 2A + B = A2B। ए के 2 मोल यूज होते हैं तो बी का 1 मोल यूज होता है। अब हिसाब लगाओ, ए की कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में कितनी थी? 0.1 थी, घटकर कितनी रहेगी? 0.06 रहेगी। तो बताओ ए कितने मोल यूज हो गया? कितने मोल यूज हो गया बताओ, वो बताओ, जो यूज हो गया, खत्म हो गया जो। 0.04 मोल यूज हो गया, है ना। 0.04 मोल यूज हो गया ए। तो जब ए 2 मोल यूज हो रहा था तो बी 1 मोल यूज हो रहा था। अब ए 0.04 मोल यूज हुआ तो बी कितने मोल यूज हो गया बताओ? 0.02 मोल। बहुत बढ़िया, समझ गए? ये बी यूज हो गया। रिएक्शन देखो उसकी, क्या कहता है? 2A + B = A2B। तो रिएक्शन से आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि ए के अगर 2 मोल यूज हो रहे हैं तो बी का 1 मोल यूज हो रहा है। ए के 2 मोल यूज हो रहे हैं तो बी का 1 मोल यूज हो रहा है। अब आप देखो, उसने कहा स्टार्टिंग में 0.1 है, फिर 0.06 हो गया, तो आपको यहाँ दिख रहा है कितने मोल यूज हो गए? कितने? 0.04। तो अगर ये 2 मोल यूज हो रहे थे तो ये 1 मोल यूज हो रहा था। तो जब ये 0.04 मोल यूज होंगे तो बी 0.02 मोल यूज हो जाएगा। तो जब बी 0.02 मोल यूज हो जाएगा तो स्टार्टिंग में ये 0.2 है, जिसमें से 0.02 यूज हो जाएगा तो बचेगा कितना? कितना बचेगा? 0.18। ये आपके पास ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन आ गई, के आपके पास है। आप ए की कंसंट्रेशन पुट करें, बी की कंसंट्रेशन पुट करें, आपका रेट सोल्व हो जाएगा। यही मेन बात है यहाँ से कि बी की कंसंट्रेशन कैसे सोल्व करें। समझ आई या नहीं आई? लग गया पता? एक बार रिपीट कर लो वापिस। रिएक्शन क्या थी? 2A + B = A2B। क्या दिख रहा है रिएक्शन से कि अगर ए के 2 मोल यूज होते हैं तो बी कितना यूज होता है? 1 मोल यूज होता है। अब उसने इनिशियल कंसंट्रेशन दे दी, इसकी 0.1, इसकी 0.2, है ना। इसकी 0.1, इसकी 0.2, फिर कह दिया कि ये 0.06 मोल रह गया, रिमेनिंग रह गया। तो यानी यूज कितना हो गया वो देखो आप, तो कितना यूज हो गया? 0.04 यूज हो गया। ये 0.04 m यूज हो गया। तो जब ये 2 मोल यूज हो रहा था तो ये 1 मोल यूज हो रहा था। तो जब ये 0.04 m यूज हो गया तो ये 0.02 m यूज हो जाएगा, क्योंकि b जो है वो उसका हाफ यूज हो रहा है। अगर ये 2 यूज हो रहा है तो ये 1 यूज हो रहा है। तो जब ये 0.04 यूज होगा तो ये 0.02 यूज होगा। तो जब स्टार्टिंग में 0.2 है और यूज हो गया 0.02, तो बचेगा कितना? 0.18। अब आपको वेग का फार्मूला दिया हुआ है, के ए की सांद्रता इंटू बी की सांद्रता की स्क्वायर। के आपको दिया हुआ है, ए की सांद्रता आपने हिसाब लगा लिया, बी की सांद्रता का आपने हिसाब लगा लिया, तो रेट सोल्व कर दोगे। समझ आ गया क्वेश्चन? चले, क्लियर है ना? तो थोड़ा सा सोचना है अपने को कि बी की कैसे निकालें सांद्रता, और आपके सामने इक्वेशन दी हुई है तो निकलेगी बी की सांद्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। ये सिंपल ही है क्वेश्चन वैसे। क्या कहता है? नाभिकीय विस्फोट का 28.1 वर्ष अर्धायु, तो टी हाफ आपको दे दिया, कितना? 28.1 वर्ष। SR 90 है, SR 90 है, जिसकी हाफ लाइफ टाइम जो है वो 28.1 वर्ष है। यदि कैल्शियम के स्थान पर 1 माइक्रोग्राम SR 90 नवजात शिशु यानी न्यू बोर्न बेबी की अस्थियों में अवशोषित हो जाए। अब देखो, वैसे तो अस्थियों में कैल्शियम होता है, पर उसने कहा 1 माइक्रोग्राम SR 90 भी चला गया इसके अंदर, यानी SR 90 की जो इनिशियल कंसंट्रेशन आपको दे दी गई, इनिशियल वैल्यू जो आपको दे दी गई, इनिशियल ग्राम जो आपको दे दिए गए, अपने कंसंट्रेशन लिख दें, वो 1 माइक्रोग्राम है। 1 माइक्रोग्राम ये अंदर चला गया, और ये रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं?
जो अल्फा बीटा गामा रेज त्यागते रहते हैं और धीरे धीरे इनका डीके होता रहता है, ये खत्म होते रहते हैं ना, अल्फा बीटा गामा त्याग कर। तो इसने कहा और इसका उपापचयन से ह्रास ना हो, यानी ये मेटाबॉलिज्म से खत्म ना हो। कैसे खत्म हो? अल्फा बीटा गामा त्याग कर खत्म हो, ये मेटाबॉलिज्म से खत्म ना हो। ठीक है, तो 10 साल बाद ये कितना बच जाएगा और 60 साल बाद कितना बच जाएगा? 1 माइक्रोग्राम एंटर हुआ है, 10 साल बाद कितना रिमेनिंग रह जाएगा यदि इसका हाफ लाइफ टाइम 28.1 है, और 60 साल बाद कितना रह जाएगा जब इसका हाफ लाइफ टाइम 28.1 है। अब आप देखो कैसे करेंगे इसको। मैं कोई सा भी एक कर देता हूं, दूसरा आप कर दें, मैं आंसर ग्रुप में डाल दूंगा ना, ऐप पर आपके पास आंसर पहुंच जाएगा स्टडी मटेरियल में। मैं एक सोल्व कर देता हूं, कोई सा भी, 10 साल वाला या 10 वाला आप कर लेना, इजी रहेगा। 60 वाला मैं कर देता हूं। वैसे तो 60 वाले का मोटा मोटा आइडिया लग जाता है, लेकिन फिर भी अपने एग्जैक्ट सोल्व करते हैं कितना रिमेनिंग रहेगा, और अपने क्लियर भी कर लेंगे कि हमारा आइडिया सही होता है या नहीं होता। ठीक है, अब देखो आप क्या कहते हैं। और रेडियो एक्टिव तत्व का विघटन, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का डीके, कौन सी रिएक्शन है बताओ? फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, कौन सी बताओ रेडियो एक्टिव एलिमेंट वाली? फर्स्ट ऑर्डर है ना, तो फर्स्ट ऑर्डर है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपका फार्मूला क्या होता है? K इक्वल टू 2.303/T log इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन रिमेनिंग कंसंट्रेशन। सही है, यही फार्मूला है फर्स्ट ऑर्डर का। अब K आपको नहीं दिया, लेकिन उसने T हाफ दिया है, तो T हाफ से K कैसे बनाओगे बताओ? T हाफ से K बनाना है, कैसे बनाओगे? 0.693 अपॉन T हाफ, ये K बन गया। 0.693/T हाफ, T हाफ 28.1 दिया था, वोट कर दिया, इक्वल टू 2.303 बटे, मैंने 60 साल बाद निकाल रहा हूं मैं, 60 साल बाद, यानी टाइम 60 साल है। क्लियर? क्योंकि मैं 60 साल बाद रिमेनिंग निकाल रहा हूं। आप 10 साल बाद निकालेंगे तो यहाँ T इक्वल टू 10 रखेंगे, मैं T इक्वल टू 60 रख रहा हूं। लोग इनिशियल कितना एंटर हुआ बताओ हड्डियों में, उसकी बोन्स के अंदर कितना एब्जॉर्ब हुआ इनिशियल? 1 माइक्रोग्राम, 1 माइक्रोग्राम। और आपने रिमेनिंग निकालना है कि कितना वो रिमेनिंग रह जाएगा। उसने यही कहा है कितनी मात्रा रह जाएगी, रिमेनिंग आपने निकालना है, यानी आर मैंने सोल्व करना है। ठीक है, तो अब करते हैं इसको सोल्व। तो क्या बनेगा? 0.693 को मैं लिख सकता हूँ 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन 28.1 इक्वल टू 2.303/60 log 1 माइनस log r। सही है, यही बनेगा ना। 0.693 को पता लग गया, मैंने दो टुकड़े कर दिए इसके 0.693 के, क्या 2.303 इंटू 0.3010, समझ गए? ये पता लग गया ना, 0.693 के दो टुकड़े जो किए हैं, 2.303 इंटू 0.3010 किए है ना, ताकि 2.303 से 2.303 कट जाए, इजी हो जाएगा अपने लिए। ठीक है, 2.303 से 2.303 कट जाएगा, तो क्या बनेगा? अब log 1 की वैल्यू बताओ, log 1 की वैल्यू, log 1 की वैल्यू कितनी होती है? log 1 की वैल्यू 0, log 1 की वैल्यू 0 होती है, और 60 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या बनेगा? 0.3010 इंटू 60 अपॉन 28.1 इक्वल टू माइनस log r, माइनस log r। अब इसको सोल्व करो, कितना बनता है? इसको सोल्व कर लो, लगभग मैं आपको आइडिया दूं तो ये बनेगा 0.3010 इंटू 2.1 2.14, ऑलमोस्ट इतना ही आएगा, 2.14। कैसे किया देख लो, 60/28 किया मैंने, 60/28 कितने पे जाएगा? 28 2 जा 56, रिमेनिंग कितना रहा? 28 दूना 56, बचेगा कितना? 4 बच जाएगा, तो 4/28 लिख सकता हूं ऐसे, 2
सही 4/28, 4/28 को काट लो कितना आएगा 1/7, 1/7 आराम से सोल्व हो जाएगा। पॉइंट लगाओगे 10, 7 1 जा 7, 3 बचा 7 4 जा 28, तो ये 2.14 इंटू 0.3 और है, तो 2.14 को 0.3 से मल्टीप्लाई कर लो 0.3 से, तो ये बन जाएगा आपके पास 0.642, ऑलमोस्ट 0.642 इक्वल टू माइनस लोग आर, तो ये माइनस इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा माइनस का 0.642 इक्वल टू लोग आर। अब इधर से लोग हटाओगे तो क्या होगा, इधर एंटी लोग आ जाएगा, तो क्या बनेगा बताओ, आर इक्वल टू एंटी लोग माइनस 0.642। कैसे सोल्व करोगे 0.642 को, माइनस में है, कैसे सोल्व करोगे, +1 -1 है ना, -1 को तो एज इट इज बाहर ले जाएंगे, 10 की पावर -1 बन जाएगा, अंदर क्या बचेगा एंटी लोग प्लस का बचेगा। अब क्योंकि आपको अब सोल्व करने क्या, -1 तो सीधा बाहर लेके 10 की पावर -1 बना के, अब इसको सोल्व कर लो तो कितना बचेगा, प्लस का 0.358, सही है 358 लग गया पता, एंटी लोग प्लस का 0.358। अब देखो आप जो अपने पास लोग 2 की वैल्यू कितनी होती है, लोग 2 की वैल्यू 0.3010, तो जब आप इधर से लोग हटाओगे, ये वाला, तो उधर एंटी लोग लग जाएगा, तो यानी 2 एंटी लोग 0.3010, यानी एंटी लोग 0.3010 का मान 2 होता है, और ये कितना है 0.358, यानी 3010 से तो ज़्यादा ही है थोड़ा सा, तो 2 से थोड़ा सा ज़्यादा लिख दो, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा, कितना लिखोगे 2.2 लिख दो, 2.3 लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ आ गई बात, क्योंकि वो 0.30 था, 0.30 एंटी लोग 0.30 की वैल्यू 2 होती है, और ये 0.358 है, तो 2 से थोड़ा सा ज़्यादा 2.3 2.2 2.4 कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, तो ये बन जाएगा आपस 0.24, क्योंकि 10 की पावर -1 है, 10 की पावर -1 का मतलब बट्टे में ले आओगे 10 की पावर +1 हो जाएगा, तो 2.3/10 यानी 0.23, ये आर आ गया, रिमेनिंग आ गया 0.23 बचेगा रिमेनिंग, लग गया पता। हो जाएगा सोल्व, 0.23 बचेगा, क्लियर। अब इसको शॉर्ट में देखो कैसे, अब इसको शॉर्ट में भी समझो, हाफ लाइफ टाइम कितना दिया था बताओ, हाफ लाइफ टाइम 28.1 है ना, और इनिशियल कितना दिया था, इनिशियल 1 माइक्रोग्राम इनिशियल दिया था। कितने टाइम बाद आप कैलकुलेट कर रहे हो, कितने टाइम बाद, 60 साल बाद, 60 है ना, तो ये देखो 28 दूना 56, तो लगभग 2 गुना हो गया, ये हो गया ना लगभग 2 गुना, लगभग 2 गुना हो गया, 56 होता तो एग्जैक्ट 2 गुना होता है ना, 56 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो लगभग 2 गुना है। तो T50 जो है, जो टाइम आपको दिया हुआ है वो T50 का 2 गुना है। T50 का 2 गुना कौन सा टाइम होता है बताओ, T50 का 2 गुना होता है जो, T90 2 गुना नहीं होता, T75 है ना, मतलब ऑलमोस्ट 75% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, ऑलमोस्ट 0.75 रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, थोड़ी सी ज़्यादा ही होगी उससे, 0.75% से थोड़ी सी ज़्यादा ही होगी, क्योंकि अगर 56 साल बीते होते हैं ना, 56 साल बीते होते एग्जैक्ट दुगना होता, तो मतलब 75% पूरी हो जाती। अब जबकि वो 60 साल बीत चुके हैं, तो 75 से थोड़ी सी ज़्यादा ही बीतेगी, 75 से थोड़ी ज़्यादा पूरी हो जाएगी। अब देखो आप, स्टार्टिंग कितनी थी 1 माइक्रोग्राम, 75% कंप्लीट हो गई, यानी इसका 75% प्रोडक्ट में बदल गया, तो रिमेनिंग कितना रहा, कितना रिमेनिंग रहेगा,
जब 75% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो रिमेनिंग कितना रहेगा? 25% है ना। तो 1 का 25% आप निकालेंगे तो 0.25 रिमेनिंग रहेगा। 56 साल बाद 0.25 रिमेनिंग रहेगा। तो 60 साल बाद 0.25 से थोड़ा सा कम ही आएगा। तो आप अपना आंसर देख सकते हैं, 0.22 आ जाए चाहे 0.3 आ जाए, यही ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। लग गया पता? समझ आई बात या नहीं आई? दूसरा अब शॉर्ट में बता देता हूं आपको, ऑलमोस्ट कितना आएगा। दूसरा टाइम कितना दिया बताओ उसने? दूसरा टाइम कितना दिया है? 10 साल। हाफ लाइफ टाइम कितना है? हाफ लाइफ टाइम 28.1। तो जो टाइम आपको दिया हुआ है, ना, वो हाफ लाइफ टाइम का 1/3 है लगभग। क्योंकि 28 का अगर 1/3 निकाल लोगे आप तो 9 पॉइंट कुछ आएगा, और ये आपको 10 दिया है। तो ये टाइम जो है ना, ये हाफ लाइफ टाइम का 1/3 है ऑलमोस्ट। समझ गए? हाफ लाइफ टाइम का 1/3। पता लग गया कैसे सोचा? भाई हाफ लाइफ टाइम 28.1 है, और जो आपको दिया है वो 10 साल में ज्ञात करना है आपको। यानी ये 28 है और 10 साल में आपको ज्ञात करना है कि कितना टूटेगा। 28 साल में आधा टूट जाता है, आपको 10 साल में ज्ञात करना है। तो यानी ये हाफ लाइफ टाइम का लगभग 1/3 में ज्ञात करना है आपको। क्लियर बात मेरी? तो हाफ लाइफ टाइम का जो 1/3 होता है ना, वो T20% होता है ऑलमोस्ट। T20% जो होता है वो T50 का 1/3 होता है। मतलब 20% रिएक्शन कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो 50% रिएक्शन के कंप्लीट होने का ऑलमोस्ट 1/3 होता है। कैसे? देखो कैसे सोचेंगे इसको। जब हाफ लाइफ टाइम था, तो आपका सूत्र क्या बना था? T50% इक्वल टू 2.303 बाय के लोग स्टार्टिंग 100 है, तो रिमेनिंग कितनी रहेगी हाफ लाइफ टाइम बाद? रिमेनिंग 50 ना, 50 तो कितना बनेगा? लोग 2 बन जाएगा। लोग 2 की वैल्यू लोग 2 ही पड़ा रहने दो भले, तो ही पता लग जाएगा आपको। चलो लिख देते हैं अपने 0.3010। ठीक है, 0.3010। अब अपने T20 निकाल के देखो, यानी 20% कंप्लीट हो गया तो रिमेनिंग कितना रहा? 20 कंप्लीट हो गया तो रिमेनिंग कितना रहा? 80 रहा ना रिमेनिंग। तो 2.303 बाय के लोग 100/80, 0 0 कट गई, 10/8। तो 2.303 बाय के लोग 10 माइनस लोग 8। लोग 10 की वैल्यू बताओ, लोग 10 की वैल्यू, लोग 10 की वैल्यू बताओ। 1 और 1 है ना, और लोग 8 की बताओ, लोग 8 की। तो देखो 1 में से 0.9 घटाओगे, अगर 1 में से 0.9 घटाओगे तो कितना आएगा बताओ? 1 में से 0.9 घटाओगे तो 0.1 आएगा। तो अब आप देख सकते हो ये 0.3 था और ये 0.1 आया है, तो हो गया ना 1/3। T20 हो गया 1/3 उसका। वो 0.3 था और ये 0.1 आया है, तो T20 जो होता है वो T50 का 1/3 होता है। समझ आ गई बात है ना? तो ऑलमोस्ट 20% रिएक्शन यहाँ कंप्लीट हुई होगी। तो जब 20% कंप्लीट हो जाएगी तो स्टार्टिंग 1 माइक्रोग्राम है, 20 कंप्लीट होगी, मतलब 20% प्रोडक्ट में बदल गया, तो रिमेनिंग 80% रहेगा। ऑलमोस्ट 0.8 माइक्रोग्राम के नियर अबाउट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, जिसका आंसर 0.8 माइक्रोग्राम के नियर अबाउट होगा। तो आप सोल्व भी करेंगे ना इसको डिटेल में, तो आपका उत्तर लगभग 0.8 माइक्रोग्राम के आसपास आएगा। चाहे 0.78 आ जाए, 0.79 आ जाए, 0.77 आ जाए, लगभग 8 माइक्रोग्राम के 0.8 के नियर अबाउट आएगा। समझ आ गया है? ये रिलेशन है ना, आप 1-2 बार ना इसको प्रैक्टिस में लेना अपनी, देखना आपको बहुत इजी लगेंगे।
इससे न्यूमेरिकल बहुत जल्दी होता है। बस इसका प्लस पॉइंट यही है कि अगर ये रिलेशन आपके माइंड में फीड हो जाते हैं ना, तो न्यूमेरिकल सॉल्व होने में टाइम नहीं लगाता, फर्स्ट ऑर्डर का तो खासकर। क्वेश्चन पढ़ते ही पता लग जाता है कि 60 साल का मतलब लगभग डबल हो गया, यानी 75% कंप्लीट होगी, मतलब 25% रिमेनिंग है। तो 1 माइक्रोग्राम का 25% अगर निकालो तो 0.25 माइक्रोग्राम के नियर अबाउट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो 0.25 के नियर अबाउट आपको एक ही ऑप्शन मिलने वाला है वहाँ, तो वो सोल्व करना की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्वेश्चन रीड करते ही आंसर आता है। ऐसे ही आपको दिया गया क्या कि 10 ईयर आपको देख के पता लग जाना चाहिए कि हाफ लाइफ टाइम 28.1 है और टाइम आपको 10 ईयर दिया है, यानी हाफ लाइफ टाइम का 1/3 दिया है। हाफ लाइफ टाइम का 1/3 है मतलब T20 है। T20 हाफ लाइफ टाइम का 1/3 होता है T20, तो हाफ लाइफ टाइम का 1/3 होता है T20, मतलब 20 कंप्लीट हो गया, तो रिमेनिंग रह गया 80%। तो 1 माइक्रोग्राम का 80% निकाल लेंगे, तो 0.8 के नियर अबाउट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो तुरंत पता लगेगा आपको 0.8 के आसपास वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही उत्तर है। क्लियर? ये लो, अब आपने बाकी सोल्व करके देख लेना है 10 ईयर वाला, और भी जो न्यूमेरिकल आपको मिलते हैं उसको सोल्व करें। कोई डाउट रहता है तो कंसल्ट करें, ठीक है।